चलिए दोस्तों मजा लेते 90 के दशक में बनी एक्शन क्राइम ड्रामा से लबरेज आतंक से जुड़े नॉन फैक्ट्स की वीडियो में। तो लास्ट तक वीडियो पूरा देखिए और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद घंटा भी बजा दें। 4 अगस्त 1995 को रिलीज आतंक में लीड रोल में रजनीकांत, आमिर खान, जूही चावला, अर्चना जोगलेकर, ओमपुरी, रीटा भादुड़ी, दिलीप ताहिल, रजा मुराद, गोगा कपूर, सैफी इनामदार, महावीर शाह, चंद्रशेखर दुबे और इशरत अली के अलावा कई और जूनियर आर्टिस्ट नजर आए थे। फिल्म के डायरेक्टर और स्टोरी राइटर थे दिलीप शंकर, प्रोड्यूसर थी मंगल शंकर, तो डायलॉग लिखे थे इकबाल दुरानी ने। समुद्र के किनारे रहने वाले नदियों से नहीं डरते और ना किचन में पलने वाले खून के छींटों से भागते हैं। शादी में लोग दूल्हा दुल्हन की तस्वीरें खींचते हैं मगर तुम लोग नंबर के पीछे पड़े हो। ये धंधा वो है जिससे तुम हमेशा दूर रहना। संगीतकार थे बप्पी लहरी, तो गीतकार अनवर सागर, सनम गाजीपुरी, शैली शैलेंद्र, बाली बरमबट और नक्स लायलपुरी के लिखे 6 सॉन्ग रखे गए थे। सभी सॉन्ग में अजय प्लेबैक सिंगर आवाज दी थी मोहम्मद अजीज, कुमार सानू, उदित नारायण, बाली बरमबट, साधना सरगम, कविता कृष्णमूर्ति, अलका याग्निक, बबला मेहता, अपर्णा झा, अर्पिता राज और बप्पी लहरी ने। सॉन्ग थे Gunda rap, 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 Gunda rap. I am bad, but never sad. फिल्म का म्यूजिक न तो हिट था और न ही फ्लॉप, और 2 घंटे 25 मिनट की आतंक को 4.6 आउट ऑफ 10 IMDb रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों अब बात बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की करें तो इसका बजट 2 करोड़ 65 लाख रुपए रखा गया था और 120 स्क्रीन पर रिलीज होने के बाद इंडियन बॉक्स ऑफिस पर ये 2 करोड़ 56 लाख रुपए का कलेक्शन कर फ्लॉप रही थी। ओपनिंग डे पर इसने 31 लाख रुपए तो हफ्ते भर में 1 करोड़ 46 लाख 25 हजार रुपए का कलेक्शन कर लिया था और साथ ही ओवरसीज मार्केट को मिलाकर ओवरऑल वर्ल्ड वाइड कुल 4 करोड़ 27 लाख 93 हजार 750 करोड़ रुपए का कलेक्शन करने में सफल रही थी। दोस्तों ये तो बात रही आतंक से जुड़ी कास्ट और परफॉर्मेंस की। अब बात करते हैं इससे जुड़े नॉन फैक्ट्स की। पहले फैक्ट से शुरुआत करें तो ये फिल्म सन 1972 में आई हॉलीवुड की द गॉडफादर से इंस्पायर्ड थी, जिस पर ऑलरेडी इससे पहले धर्मात्मा, दयावान और जुल्म की हुकूमत जैसी फिल्में बन चुकी थी, तो कुछ और बनने वाली थी। दूसरे फैक्ट की बात करें तो फिल्म की अनाउंसमेंट सन 1988 में की गई थी और इसे बनाने का आइडिया दिलीप शंकर को काफी टाइम पहले द गॉडफादर देखने के बाद ही आया था। शुरुआत में इसका टाइटल भी पहले केवल आतंक ही रखा गया था और साथ ही उस टाइम इसमें रजनीकांत के साथ पहले सनी देओल और फिर बाद में सन 92 में शाहरुख खान को अप्रोच किया गया था, लेकिन दोनों ही डेट्स अवेलेबल नहीं करा पाए, जिस वजह से फिल्मकारों ने आमिर खान को साइन कर लिया। लेकिन फाइनेंशियल इशू के चलते ये फिल्म डिले हो गई और सन 1995 में ही जाकर रिलीज हो पाई। तीसरे फैक्ट की बात करें तो कबीर बेदी के साथ उनकी बेटी पूजा फिल्म में स्पेशल अपीयरेंस में नजर आई थी। हालांकि पूजा बेदी वाला रोल पहले सोनम बख्तावर को तो कबीर वाला सुरेश ओबराय को ऑफर किया गया था, लेकिन दोनों ने इसे करने से मना कर दिया, जिसके बाद फिल्मकारों ने बाप बेटी दोनों को एक साथ साइन कर लिया था। चौथे फैक्ट की बात करें तो वेटरन हीरो कमल कपूर भी पहले फिल्म में एक छोटे से रोल में नजर आने वाले थे। डायरेक्टर दिलीप शंकर ने उनका सीन भी शूट कर लिया था, जो बिल्कुल सेम टू सेम द गॉडफादर के एक सीन की तरह था, लेकिन बाद में एडिटिंग के दौरान इसे पूरी तरह हटा दिया। पांचवें फैक्ट की बात करें तो फिल्म की शूटिंग के दौरान रजनीकांत और डायरेक्टर दिलीप शंकर काफी अच्छे दोस्त बन गए थे और ये दोस्ती केवल सेट तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि जब एक बार रजनीकांत को अच्छी कार नहीं मिली तो दिलीप शंकर ने रजनीकांत की एक फेवरेट ओल्ड कार अपने असिस्टेंट के हाथों भिजवाई थी और एक दिन जब शाम को सभी सीन कंप्लीट होने के बाद पैकअप हो चुका था तो साथ डिनर करने के लिए रजनीकांत सेट पर 5 घंटों तक उनका वेट करते रहे थे। छठे फैक्ट की बात करें तो जैसी फिल्म रिलीज हुई ओरिजिनल स्क्रिप्ट उससे काफी अलग थी, क्योंकि इसमें पहले आमिर और ओमपुरी का एक जबरदस्त फाइट वाला सीन भी रखा गया था, लेकिन जिस तरह दिलीप शंकर इसे शूट कर रहे थे आमिर को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन एडिटिंग के दौरान अच्छा न लगने से उन्हें इसे खुद ही कट करना पड़ा। सातवें फैक्ट की बात करें तो फिल्म के फ्लॉप होने के तकरीबन 1 साल बाद आमिर ने इस पर बात करते हुए एक इंटरव्यू में बताया
कि ये फिल्म करना उनकी एक बड़ी गलती थी, क्योंकि फिल्म के मोस्टली अच्छे सीन या तो कट कर दिए गए या फिर उन्हें दोबारा से रीशूट किया गया, जिससे फिल्म बनाने में और भी ज़्यादा टाइम लग गया। इसीलिए आमिर इस फिल्म को अपनी न साइन करने वाली फिल्मों की लिस्ट में रखते हैं। 8वें फैक्ट की बात करें तो पूजा बेदी के इससे पहले और भी ज़्यादा सीन आने वाले थे, जिसमें आमिर खान के साथ उनका एक इंटीमेटेड बोल्ड लव मेकिंग सीन भी था। यह सीन न केवल पूजा बेदी का बल्कि आमिर का भी आज तक का सबसे हॉट सीन था। सीन इतना हॉट और बोल्ड था कि इसे करने के बाद दोनों की न केवल जान में जान आई, बल्कि इसके बाद दोनों भीगी हालत में ही चुपचाप एक कमरे में जाकर बैठ गए, जिसके बाद काफ़ी देर तक शांत रहने के बाद आमिर ने ही चेस खेलने की बात कहकर चुप्पी तोड़ी थी। लेकिन आमिर और पूजा की मेहनत पर उस टाइम पानी फिर गया जब दिलीप शंकर ने एडिटिंग के दौरान इस सीन को कट कर दिया। हालांकि इसके बाद इस सीन को हटाने का आमिर को इतना अफसोस नहीं हुआ जितना पूजा को न केवल उस टाइम हुआ, बल्कि इस सीन को हटाने का उन्हें आज भी अफसोस है। 9वें फैक्ट की बात करें तो डायरेक्टर दिलीप शंकर ने उस टाइम आमिर के अपोजिट पहले दिव्या भारती को साइन किया था, लेकिन गोविंदा के भाई कीर्ति भी उस टाइम अपनी एक फिल्म राधा का संगम में दिव्या भारती को गोविंदा के अपोजिट कास्ट करना चाहते थे। दिव्या इंडस्ट्री में उस टाइम काफ़ी डिमांड में थी और फिल्म मेकर उन्हें मुंह मांगी फीस पर लेने को बेताब थे, लेकिन कीर्ति को उनसे कुछ ज़्यादा ही लगाव था, इसलिए वो चाहते थे कि दिव्या सबसे पहले उन्हीं की फिल्म करे। बस इसी वजह से वे दिलीप शंकर के पास पहुंच गए और साइन किए कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने की गुजारिश कर दी। दिलीप ने उनकी बात मान ली, जिसके बाद कीर्ति ने गोविंदा और दिव्या के साथ बड़ी धूमधाम से अपनी फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी। लेकिन थोड़ी बहुत ही शूटिंग के बाद दिव्या फिल्म से बाहर हो गई, जिसके बाद दिलीप शंकर की ही तरह उन्हें भी जूही चावला को साइन करना पड़ा। 10वें फैक्ट की बात करें तो इस फिल्म से न्यू कमर अंबर आनंद को आखा बम्बई सॉन्ग और कुछ मिनट के सीन के साथ लॉन्च किया जाना था, लेकिन कुछ वजहों से न केवल उन्हें सॉन्ग से हटाया बल्कि उनके रोल का फिल्म से पूरी तरह ही पत्ता कट कर दिया गया, जिसके बाद न केवल इसे किसी दूसरे डांसर के साथ फिल्माया गया बल्कि साथ ही रजनीकांत और आमिर खान को भी इसमें शामिल कर लिया गया। लेकिन आमिर को इस सॉन्ग में डफली बजानी थी, इसलिए शूटिंग करने से पहले एक बार वे इसकी प्रैक्टिस करना चाहते थे और इस काम में उनकी हेल्प किसी और ने नहीं बल्कि कोरियोग्राफर ने की थी, क्योंकि बाकी का स्टाफ उस टाइम लंच करने गया हुआ था और डायरेक्टर को लंच के तुरंत बाद ही सीन को कंप्लीट करना था। 11वें फैक्ट की बात करें तो म्यूजिक कंपोजर के तौर पर पहले विजय बटालवी को साइन किया गया था, लेकिन बाद में उनकी जगह बप्पी लहरी ने ले ली। हालांकि पहले फिल्म को बगैर गानों के ही बनाया गया था, लेकिन बाद में एडिटिंग के दौरान डायरेक्टर दिलीप शंकर को ये ठीक नहीं लगा, इसीलिए उन्हें बाद में सॉन्ग डालने का फैसला करना पड़ा। 12वें फैक्ट की बात करें तो ये फिल्म चंद्रशेखर दुबे की डेथ के 2 साल बाद रिलीज हुई थी। दुबे की डेथ 28 सितंबर 1993 को हुई थी, लेकिन बावजूद इसके एडिटिंग के दौरान उन्हें हटाया नहीं गया। 13वें फैक्ट की बात करें तो फिल्म से जुड़ा ये फैक्ट ऐसा है कि इस पर शायद ही कोई विश्वास करे, क्योंकि ये सच्चाई के साथ कोरी अफवाह भी हो सकती है, लेकिन फिल्म में इशरत अली वाला रोल पहले बिग बी अमिताभ बच्चन को ऑफर किया गया था और वे करने को तैयार भी हो गए थे, लेकिन बाद में कुछ वजहों से वे खुद ही हट गए। 14वें फैक्ट की बात करें तो बॉलीवुड में अपनी जबरदस्त डायलॉग डिलीवरी के लिए जाने जाने वाले ओम पुरी की आवाज़ इस फिल्म में डबिंग आर्टिस्ट द्वारा डब कराई गई थी। हालांकि इसके पीछे कई कारण थे, जिनमें एक उनका डायरेक्टर दिलीप शंकर के साथ अनबन को तो दूसरा उनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड बताया जाता है। 15वें फैक्ट की बात करें तो फिल्म से जुड़ा ये किस्सा ऐसा है कि इसमें डायरेक्टर दिलीप शंकर की जान जाते जाते बची थी, क्योंकि दरअसल जब डायरेक्टर दिलीप शंकर चिनाब नदी के किनारे शूटिंग कर रहे थे तो वे सीन बताने में इस कदर खोए हुए थे कि साथ में मौजूद एक गहरी खाई में गिरते गिरते बचे थे और वे गिर भी जाते अगर स्टंट डायरेक्टर अब्बास अली मोगुल और उनकी कोऑर्डिनेट टीम वहां मौजूद न होती। 16वें फैक्ट की बात करें तो साउथ के फिल्म मेकरों को इस फिल्म की स्टोरी अच्छी लगी थी, इसी वजह से उन्होंने इसका सन 2001 में तमिल में आंदावन टाइटल से रीमेक बनाया था, जिसमें हमें रजनीकांत की ओरिजिनल आवाज़ सुनने को मिली थी। 17वें फैक्ट की बात करें तो फिल्म को दिलीप शंकर की पत्नी मंगल शंकर ने प्रोड्यूस किया था। दोनों की ये साथ में ओवरऑल करियर की दूसरी फिल्म थी। इससे पहले दोनों ने साथ मिलकर सन 1988 में आई काल चक्कर को बनाया था, लेकिन बावजूद इसके दोनों ही अपना करियर लंबा नहीं खींच सके और प्रोड्यूसर मंगल की अगर ये लास्ट फिल्म थी तो डायरेक्टर दिलीप शंकर की यह 90 दशक की लास्ट फिल्म बनकर रह गई और इसी वजह से दोनों की गिनती बॉलीवुड के फ्लॉप प्रोड्यूसर डायरेक्टर में होती है। 18वें फैक्ट की बात करें तो फिल्म में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव कैरेक्टर रखे गए थे, जिस वजह से ऑडियंस फिल्म खत्म होने के बाद भी ये नहीं जान पाई कि फिल्म का मेन विलन कौन था। 19वें फैक्ट की बात करें तो आमिर खान इस फिल्म में अलग ही लुक में नजर आए थे। हालांकि उनका ये लुक फिल्म का 1/3 पार्ट खत्म होने के बाद ही नजर आया था, लेकिन आमिर ने ये लुक फिल्म के कैरेक्टर को ध्यान में रखकर ही रखा था, क्योंकि उन्हें फिल्म में डॉन का कैरेक्टर प्ले करना था और उसमें फिट होने के लिए उन्हें विग पहननी पड़ी थी। हालांकि डायरेक्टर दिलीप शंकर को उनकी ये लुक पसंद नहीं थी, लेकिन फिर भी आमिर को टोक कर वे परेशान करना नहीं चाहते थे। 20वें फैक्ट की बात करें तो इस फिल्म के साथ उसी दिन विनोद खन्ना, अजय देवगन की हलचल और महेश भट्ट के डायरेक्शन में बनी नागार्जुन की क्रिमिनल भी रिलीज हुई थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर टकराने से तीनों ही फिल्मों को काफी नुकसान उठाना पड़ा था।
हालांकि हलचल ने बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कलेक्शन तो किया था, लेकिन उसका बजट भी ज्यादा था। क्रिमिनल ही ऐसी फिल्म थी जो बजट कम होने के कारण बॉक्स ऑफिस पर बिलो एवरेज रही थी। 21वें फैक्ट की बात करें तो ओमपुरी की तरह कबीर बेदी की आवाज को भी इसमें डबिंग आर्टिस्ट द्वारा डब कराया गया था। 22वें फैक्ट की बात करें तो रजनीकांत और आमिर खान जैसे बड़े स्टार की अगर ये साथ में पहली और इकलौती फिल्म बनकर रह गई तो ओमपुरी की आमिर के साथ दूसरी फिल्म थी। पहली सन 84 में आई होली थी। 23वें और लास्ट फैक्ट की बात करें तो ये फिल्म से जुड़ा ऐसा फैक्ट है जिससे आमिर खान ने अपनी ईमानदारी और पेशेवर अंदाज से डायरेक्टर दिलीप शंकर का दिल जीत लिया था, क्योंकि दिलीप ने एक दिन जब आमिर को सुबह 7 बजे सेट पर बुलाया तो आमिर 7 की बजाय 9 बजे ही सेट पर पहुंच पाए। जिसके बाद दिलीप ने उनसे जब देरी से आने का कारण पूछा तो उनका जवाब सुनकर वे हैरान रह गए, क्योंकि आमिर ने झूठ बोलने की बजाय न केवल उनसे माफी मांगी बल्कि सच बताते हुए कहा कि वे गहरी नींद में सोने के कारण ही जल्दी नहीं उठ पाए। दोस्तों ये तो बात रही आतंक से जुड़े नॉन फैक्ट्स की। अब बात शूटिंग लोकेशन की करें तो इसकी मोस्टली शूटिंग मुंबई महाराष्ट्र में ही की गई थी। शूटिंग लोकेशन के बाद अब बात साल 1995 की टॉप फिल्मों की करें तो उस टाइम ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे टॉप पर थी। नंबर 2 पर थी कर्ण अर्जुन, 3 पर राजा, 4 पर रंगीला और 5 पर बरसात थी। तो आतंक 43वें नंबर पर थी। दोस्तों अब बात 41वें फिल्म फेयर में आतंक द्वारा जीते अवार्ड और नॉमिनेशन की करें तो न तो ये कोई अवार्ड जीत पाई और ना इसे कोई नॉमिनेशन मिला था। फाइनली दोस्तों 90 का वो दौर था जब रोमांटिक फिल्में न केवल ज्यादा बनती थी बल्कि बॉक्स ऑफिस पर भी उन्हीं का एक छत्रराज था। और दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे ने तो एक तरफा कमाई कर पिछले मोस्टली रिकॉर्ड भी तोड़ दिए थे, लेकिन रजनीकांत और आमिर खान के डबल डोज के कारण ये फिल्म यहाँ तक पहुँच सकी, वरना फिल्म डिले होने और सिनेमेटोग्राफी स्क्रीन प्ले कमजोर होने के चलते इसे और भी नुकसान झेलना पड़ता। और दोस्तों अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो कमेंट कर अपनी राय जरूर दें, और आगे भी इसी तरह अपने मनपसंद वीडियो देखना चाहते हैं तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें और हमारे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन का बटन भी दबा दें।